सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। चौहान वंश हमने स्टार्ट किया था। 2 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं। बुक मैंने आपको बता दी थी कि आप रोहित सर की बुक जो है वो ले आएँ और काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा हम क्लास 10th और अपने जो नोट्स हैं वो इसके साथ ऐड करते चले जाएंगे। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे विद इन 5 मिनट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पेज। अराउंड पेजेस अपने जो बनेंगे वो टोटल पेजेस हमारे हैं, देखो टोटल पेजेस हमारे बनेंगे कुछ 50 के अराउंड पेजेस हैं, है ना। अगर हम जो सिलेबस था वो मैंने आपको दिखा दिया था बुक के अंदर। एक बार मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये अपने पास इंडेक्स था, तो इंडेक्स में मैंने आपको बता दिया था कि चौहान वंश में हमें क्या क्या करना है, जयपुर के इतिहास में क्या क्या करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अराउंड हमें 60 पेजेस, जिसमें से ये चैप्टर नहीं करना है तो 6 पेजेस हमारे ये कम हो जाएंगे और 3 पेजेस हमारे ये कम हो जाएंगे। सो करीब करीब अराउंड कितने पेजेस रहेंगे हमारे पास? 50 पेजेस रहेंगे। तो अगर हम एक दिन में भी, है ना, क्योंकि बोलते हैं प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है एंड कॉमर्स में तो पढ़ाया भी जाता है दैट प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। सो 50 पेजेस अगर हम करेंगे, अगर हम पर डे एक पेज भी करेंगे, उसको साथ में रट्टा मारना है ना, क्योंकि रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है। समझते तो हैं, कहानी तो समझते हैं, लेकिन पेपर में देखो फैक्ट्स पूछे जाते हैं और पेपर का लेवल काफ़ी हाई हो गया है। 50 पेजेस पर डे भी करेंगे तो भी हमारा फैब और मार्च मिड में ये कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे, थोड़ी सी गति बनाए रखेंगे, तो अगर हम 2 पेजेस पर डे भी कर लें तो हमारा फैब तक ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। फैब में बुक कंप्लीट होते ही हम अपना मार्च में अपना आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनके साथ साथ आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट मिलता रहेगा। एजुकेशन मैनेजमेंट की 2 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एक बार आप वो देख लें, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, बट आपको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड जो इसका पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हिस्ट्री कल्चर कर लेंगे, देन फिर हम अप्रैल में अपना जोग्राफी भी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो फैब मार्च अप्रैल हम पूरा राजस्थान करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी और मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स आप अपने आप भी पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, तो अजमेर के चौहान की ये फर्स्ट वीडियो थी, दिस वाज फर्स्ट वीडियो। तो चौहान वंश 7 से 12वीं शताब्दी, कौन सा युग इसको कहा जाता है? राजपूत युग कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति के अलग अलग मत हैं। तो अग्निकुंड किसने कहा है? तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में कहा है कि ये तो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। 4 योद्धा, गुर्जर, परमार, चालुक्य, जिनको सोलंकी भी कहा जाता है, और चौहान। इसका साथ किसने दिया? मुनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने इनका साथ दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखेंगे सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी, पृथ्वी से हम गौर से सूर्य को नहीं देख सकते, है ना। और इसका क्या था देखो, और वैसे तो कुछ कुछ सेम ही, अब जैसे इधर अग्नि हो गया, इधर मुंह हो गया, तो थोड़ा ध्यान रखना। अग्नि से तो देखो स्टार्टिंग हुई है, तो मुनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण यहाँ पर हैं, और पृथ्वी से हम गौर से सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो एंड गौरीशंकर ओझा। इसके बाद चंद्रवंशी मंत्र में मैंने आपको बताया था, आप डॉट से याद कर लें, हांसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख। इंद्र के वंशज, रायपाल द्वारा सिवाड़ी पाली का अभिलेख है जिसमें इनको इंद्र के वंशज बताया गया है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत लिख लिख कर डिस्कस किया था। विदेशी मत, कर्नल जेम्स टॉड और विलियम कौन था, एक बार मैं वापस से एक बार देख लेती हूँ। हाँ, विलियम क्रुक। तो विलियम क्रुक और कर्नल जेम्स टॉड ने इनको शक सिथियन कहा है। वी स्मिथ ने इनको हुनो कहा है और एलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्हें कुशान कहा है। ब्रोच गुजर ताम्रपत्र के अनुसार 678 ईस्वी में वो है। क से कनिंघम, क से कुशान, ऐसे याद कर लेना। वी स्मिथ ने इन्हें हुन कहा है और कर्नल जेम्स टॉड और विलियम कुक ने इन्हें शक सिथियन कहा है, ठीक है। ये कुक नहीं है, ये है क्रुक, दिस इज क्रुक। फिर वैदिक संतान है ये, तो ये किसने कहा है कि ये वैदिक आर्यों की संतान है? ये तो विशुद्ध भारत है। तो वैद ने और गौरीशंकर ओझा ने। गौरीशंकर ओझा वैदिक में भी आएंगे और गौरीशंकर ओझा सूर्यवंशी के अंदर भी आएंगे। ब्राह्मण मत, तो बिजोलिया शिलालेख है, गोपीनाथ शर्मा द्वारा लिखा गया है। शर्मा दोनों लास्ट में है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, ब से ब्राह्मण, बा से भंडारकर, और कायम खां रासो जान कवि के द्वारा भी इनको ब्राह्मण मत का बताया गया है। तो ये इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी। फिर कल हमने
ये किया था कि सांभर और अजमेर के चौहान। तो इनका जो मुख्य जो जगह है, जो इनका मूल स्थान है, वो सपादलक्ष यानी कि सांभर के आसपास का माना जाता है। ठीक है, अलग अलग चौहान आएंगे, जैसे सिलेबस में अजमेर के हैं, जालोर के हैं और शायद रणथंभौर के हैं, है ना। एक बार मैं वापस क्रॉस चेक कर लेती हूँ। हाँ, अजमेर के हैं, रणथंभौर के हैं और जालोर के हैं। ठीक है, ये आप देखो, अजमेर है, रणथंभौर और जालोर। तो बस इतने ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो अब हम अजमेर के चौहान, कल हमने स्टार्ट किया था। सपादलक्ष सांभर इनका मूल स्थान है। शाकंभरी के चौहान इनको कहा जाता है। 3 इनकी राजधानियां ध्यान रखनी है, अछित्रपुर, सांभर और अजमेर। अ से शुरू करना है और आप ही जाना है लास्ट में, अछित्रपुर, सांभर और अजमेर। पहले इनके जो शासक आएंगे वो कौन आएंगे? वासुदेव चौहान। अगर थोड़ा सा कर्म की बात करें, टाइम की बात करें, तो 551 ईस्वी की ये बात है। इनको आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। वासुदेव चौहान को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मण मत किसने दिया था? यहाँ हमने पढ़ा बिजोलिया शिलालेख में, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर बी आर भंडारकर, बी आर अम्बेडकर मैं बोल रही हूँ, डॉक्टर भंडारकर एंड कायम खां रासो जानकवि के द्वारा। ठीक है, तो वत्स गोत्र का ब्राह्मण, सांभर झील का निर्माण इन्होंने ही करवाया था और वासुदेव चौहान ने ही अछित्रपुर की राजधानी बनवाई थी। अब गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे कौन? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बाद दुर्लभ राज, और दुर्लभ राज के पुत्र थे गुवक प्रथम। गुवक प्रथम ने इनकी जो, मैंने क्रॉस करके आपको कल बोला भी था कि मैं पूछूंगी कि मैंने क्यों क्रॉस किया है, कि इन्होंने इनका सामंत जो बनना था उसको मना कर दिया था, उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी थी। गुवक प्रथम का क्या खास रोल है? तो इन्होंने हर्षनाथ मंदिर बनवाया है। कहाँ पर? सीकर के अंदर। और हर्षनाथ मंदिर जो है वो चौहानों के इष्ट देव या फिर आराध्य देव भी कहलाते हैं। ये हो गया आपका गुवक प्रथम। फिर देखिए चंदन राज। तो चंदन राज की पत्नी थी रुद्रानी, और रुद्रानी जो है वो 1000 दीपक जलाती थी। ठीक है, कहाँ पे? महादेव जी के लिए, है ना। महादेव को अर्पित करती थी और महादेव जी की उपासना करती थी। कहाँ पर? पुष्कर झील के पास। कहाँ पर? पुष्कर झील के पास। फिर देखेंगे सिंहराज। तो सिंह क्या होता है? राजा होता है। तो सिंह राज ने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि ली। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका 2025 पेपर का क्वेश्चन है कि विग्रह राज द्वितीय। विग्रह राज द्वितीय, तो हमारा जो विग्रह, हमारी जो आशा है उसका विग्रह नहीं होना चाहिए। तो विग्रह राज द्वितीय ने आशापुरा मंदिर बनवाया था। काफ़ी प्रतापीय शासक थे। आशापुरा जो माता का मंदिर है, या जो आशापुरा जो मंदिर है, वो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इनकी जो कुल देवी हैं, किसकी हैं ये कुल देवी? भड़ोच, गुजरात। ठीक है, इनके लिए मंदिर बनवाया था। प्रतापी राजा थे। इनका युद्ध होता है मूलराज प्रथम के साथ। मूलराज सेकंड का युद्ध प्रथम के साथ होगा। और मूलराज प्रथम कहाँ के थे? अहिलवाड़ा के थे। ठीक है, अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक थे। अहिलवाड़ा के ये चालुक्य शासक थे। तो ये ध्यान रखना है, विग्रह राज द्वितीय का युद्ध होगा किसके साथ? मूलराज प्रथम के साथ। तो ये पेज और ये सब कुछ आपको एज इट इज़ ध्यान रखना है। फिर आ जाइए गोविंद राज थर्ड। गोविंद राज थर्ड, और इन्हीं को वैरीघट कहा जाता है, और इन्होंने ही गजनी को आगे बढ़ने से रोका था। तो कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, फर्स्ट पेज आपको करा दिया था। ठीक है, अब आज हम सेकंड पेज जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी फिर 2-2 पेजेस पढ़ाऊंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा साथ दें। चलिए, गोविंद राज थर्ड के बाद देखिए, गोविंद राज थर्ड के बाद 3 लोग आएंगे। प्लीज़ आप भी अपना पेन कॉपी लेकर बैठें, और या बुक है तो बुक लेकर बैठें, क्योंकि ऐसे तो क्या होता है ना, सुनते सुनते बोर हो जाते हैं कुछ। क्योंकि मैं तो देखो पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मेरा तो देखो अभी जैसे 9 मिनट हो गई, तो मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए बेटर है या तो लिख लें या बुक ले लें और साथ साथ में बोलें। देखिए, इसके बाद आएंगे, बस वर्ड हम लिखेंगे, चामुंडा राज। ठीक है, चामुंडा राज आएंगे, कल इनको कंप्लीट करेंगे। दुर्लभ राज आएंगे। ठीक है, और आएंगे विग्रह राज तृतीय। अब इनको कल रिवीजन के टाइम पे हम कंप्लीट करेंगे, ताकि थोड़ा सा मतलब हम याद कर पा रहे हैं या नहीं ये भी पता चल पाए। चलिए, अब इसके बाद देखिए, जो मेन शासक हैं वो कौन है? पृथ्वीराज प्रथम। कौन है? पृथ्वीराज प्रथम, फर्स्ट है ये। अब इनके पुत्र होंगे, कौन होंगे इनके पुत्र? इनके पुत्र होंगे, पेन मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। इनके पुत्र होंगे अजयराज।
ठीक है, ये अजयराज के पिता थे। कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये लर्न करना है आपको एज इट इज़। तो अजयराज के पिता थे ये। और पृथ्वीराज विजय, देखो पृथ्वीराज विजय के अंदर ही ये कहा गया है, पृथ्वीराज विजय। एक है पृथ्वीराज रासो और एक है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो में इनको अग्निकुंड की संतान बताया गया है, मतलब अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वीराज विजय में इनको सूर्यवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज विजय लिखा किसने है? जयानक ने लिखा है। ठीक है, जय जय ऐसे करके आप याद रख लेना। तो पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक द्वारा लिखा गया है, उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने, देखो इसका मतलब है युद्ध और इसका मतलब है इनके पुत्र। ठीक है, इसका मतलब ये युद्ध होता है, जैसे विग्रहराज द्वितीय, मूलराज प्रथम, ये थोड़ा सा रीजनिंग से मैंने सीखा है। तो पृथ्वीराज फर्स्ट जो है उनका युद्ध होता है, मतलब ये मैं ये नहीं बोल रही, ऐसे सिखाया जाता है, मतलब मेरा ये करने का तरीका है। तो पृथ्वीराज विजय का युद्ध होता है और ये 700 चालुक्य को मार डालते हैं। ठीक है, और क्यों मार देते हैं? क्योंकि ये पुष्कर को लूटने आए थे। पुष्कर को लूटने आए थे। ठीक है, याद रह जाएगा। पृथ्वीराज फर्स्ट जो कि अजय राज के पिता हैं। पृथ्वीराज विजय में ये लिखा है, जो कि जयानक द्वारा लिखा गया है, कि पृथ्वीराज फर्स्ट 700 चालुक्य को मारेंगे क्योंकि वो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ठीक है, ये 7th हो गया। स्पेस हम छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हम अपना जो 10th की बुक है और जो नोट्स हैं उसका एडिशन यहाँ पे करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अजय राज चौहान। नेक्स्ट कौन है? अजय राज चौहान। अब देखो अजय राज चौहान, क्या क्या ध्यान रखना है। 1113 ईस्वी में ये अजय मेरू की स्थापना करेंगे और यही होंगे जो कि अजमेर को राजधानी बनाएंगे, जो कि अजमेर को राजधानी बनाएंगे। ठीक है, और ये इनकी जो पत्नी होगी तो अजय देव या फिर अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाएंगे। और पृथ्वी पर जो चांदी के सिक्के होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर इनकी जो रानी है सोमल देवी, कौन है इनकी रानी? सोमल देवी, उनका भी नाम आपको सिक्कों पर देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ध्यान रह जाएगा। अजय राज चौहान, इनका थोड़ा टाइम पीरियड भी ध्यान रखेंगे, 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी, यानी कि करीब करीब 28 साल। तो 1113 ईस्वी में ये अजय मेरू यानी कि अजमेर की स्थापना करेंगे और अजमेर को राजधानी बनाएंगे। याद रह जाएगा, अजय से अजमेर, अजय मेरू। अजय प्रिय नाम या फिर अजय देव भी बोल देते हैं, अजय प्रिय या फिर अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलवाएंगे। और इनके सिक्कों पर सोमल देवी, इनकी जो रानी थी सोमल देवी का नाम भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है अर्नोराज। नेक्स्ट कौन है? अर्नोराज, या जिनको अन्ना जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्ना जी भी कहते हैं। 22 साल के करीब 1133 से लेके 1155 ईस्वी तक। अब इसमें मैं एक एक पॉइंट्स लिखूंगी, फिर हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इनका तुर्क। देखो ऐसे याद रख लेना, अर्नोराज में र की मात्रा है ना, तो तुर्क में भी र की मात्रा है। ठीक है, तो अर्नोराज जो होंगे वो तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ेंगे। और एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, मालवा के शासक होंगे नरवर्मन। कौन होंगे? मालवा के शासक नरवर्मन, जिनको ये पराजित करेंगे। अब क्योंकि इस स्थान पे युद्ध होगा तो थोड़ा सा इनको लगेगा कि थोड़ा एरिया जो है वो अशुद्ध हो गया है, तो ये शुद्ध उसको करवाएंगे और हवन कराएंगे। और एक नदी है, कौन सी नदी है? चंद्रा नदी। चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 ईस्वी में ये एक झील बनवाएंगे और उस झील का नाम क्या होगा? आना सागर झील। ठीक है, क्या नाम होगा? आना सागर झील।
फिर इसके बाद पुष्कर में, ये पुष्कर में, ठीक है, इसको फिल करेंगे। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। अभी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ एक एक वर्ड से लिख रही हूँ, थोड़ा मेरे जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। इनके दरबारी विद्वान थे, कौन थे? दो थे, ठीक है। एक तो थे देवबोध, एक थे देवबोध और एक थे धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष इनके दरबारी विद्वान थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। इनको एक उपाधि मिलती है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। नाउ जो अर्णोराज हैं उनका युद्ध होगा किससे? कुमारपाल से। कुमारपाल चालुक्य शासक हैं। अब जो युद्ध होगा तो जो चालुक्य शासक होंगे कुमारपाल, वो इनको हरा देंगे, ठीक है। आबू का युद्ध होगा, आबू का युद्ध होगा और विजय जो होंगे वो कौन बनेंगे? ये विजय बनेंगे। और ये जो युद्ध है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अपने पास है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। क्या है? प्रबंध चिंतामणि। लिखी किसने है? लिखी है ये मेरुतंग ने, मेरुतंग ने लिखी है। एक और है जिसके हमें जानकारी मिलती है, इससे तो मिलती ही मिलती है, एक और से मिलती है, दैट इज प्रबंध कोश। प्रबंध कोश किसने लिखी है? प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिलती है। अब एक चालुक्य नरेश होंगे, कौन? जय सिंह सिद्धराज, ठीक है। कौन होंगे? चालुक्य ही शासक होंगे, कौन होंगे? जय सिंह सिद्धराज। सिद्धराज। इनकी पुत्री होगी कंचन देवी, कंचन देवी। उनसे इनका विवाह होगा, किसका? अर्णोराज अन्ना जी का, ठीक है। प्लस का मतलब दैट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। अब इनकी जो हत्या होगी, हत्या कौन करेंगे? इनका पुत्र होगा, ठीक है। अब ज़रूर नहीं है कि इन दोनों को मैं से यही मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब पुत्र है। कौन है पुत्र? जगदेव चौहान। वो अपने ही फादर को, मतलब इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पितृहंता। ये अपने ही पिता अर्णोराज की हत्या कर देंगे। अर्णोराज के और भी पुत्र थे, जैसे ये तो थे ही जगदेव चौहान। अब इनके और भी भाई हैं, है ना। भाई को हम इक्वल्स टू दिखाएंगे, जैसे कि जगदेव, जगदेव है। और भी हैं विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। देखो वो कौन थे? वो थे विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय थे जिन्होंने मूलराज फर्स्ट के साथ युद्ध हुआ था और हिलवाड़ा के चालुक्य शासक थे। आशापुरा भड़ोज जो गुजरात की अंदर जो मंदिर बनवाया, प्रतापी शासक थे। इनके पुत्र कौन है? इनके पुत्र हैं विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। अपरगांग्य और एक और पुत्र है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, ये सब इनके पुत्र हैं सोमेश्वर। ये सभी क्या बनेंगे? सभी के सभी शासक बनेंगे। एक और हमें शिलालेख मिलता है, इसी पेज पे इसको खत्म करेंगे। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया अभिलेख, और उसमें सोमेश्वर की जो उपाधि है, ये जो सोमेश्वर हैं इनकी एक उपाधि मिलती है, प्रताप लंकेश्वर। कौन सी उपाधि है? प्रताप लंकेश्वर। तो ये प्रताप लंकेश्वर की उपाधि मिलती है किसमें? बिजोलिया अभिलेख में। तो ये सब है अर्णोराज के बारे में, अन्ना जी के बारे में, ठीक है। एक बार रिपीट करेंगे इसको। तो अर्णोराज या फिर अन्ना जी 1133 से 1155 यानी कि 22 साल इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा था। नववर्मन जो मालवा हैं इनको हराया था, यानी कि इसमें अर्णोराज जी जो थे वो जीते थे और नववर्मन जो था वो हारा था, ठीक है। ये हारा था। चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाएंगे। पुष्कर में वराह मंदिर बनवाएंगे। देवबोध धर्मघोष इनके क्या होंगे? दरबारी विद्वान होंगे। परम भट्टारक महाराजाधिराज
परमेश्वर की उपाधि ये धारण करेंगे। कुमारपाल चालुक्य के साथ युद्ध होगा, आबू का युद्ध होगा, जिसकी जानकारी हमें प्रबंध चिंतामणि मेरुतंज द्वारा लिखा गया है। प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा लिखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग कुमारपाल जीतेंगे। फिर एक और होंगे चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज। तो जय सिंह सिद्धराज की जो पुत्री होंगी कंचन देवी से विवाह करेंगे। इनके पुत्र होंगे जगदेव चौहान, जो कि अपने ही पिता को मार डालेंगे, इसीलिए उनको पितृहंता कहा जाता है, चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। और भी इनके पुत्र हैं, जगदेव हैं, विग्रहराज चतुर्थ हैं, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी। आप परगांग्य हैं, सोमेश्वर हैं, और सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर भी कहा जाता है। ये बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है। तो ये था अबाउट अर्णोराज। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। इनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, और इन्हें ही कहा जाता था बीसल देव चौहान। पेपर में क्वेश्चन इसी से आया था। इन्हें ही कहा जाता था बीसल देव चौहान। अब ये गजनी के शासक होंगे कौन? अमीर खुसरा। अमीर खुसरू शाह। और दिल्ली के, ये कहाँ के हैं? ये गजनी के हैं। और दिल्ली के होंगे, दिल्ली के तोमर वाला क्वेश्चन था मेरे सेट में, तो दिल्ली के तोमर शासक होंगे कौन? तंवर। ठीक है, उन्हें ये पराजित करेंगे और ये दिल्ली पर अपना हक जो है वो जमा लेंगे। पहले प्रथम थे ये जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। जो विग्रहराज द्वितीय थे उन्हें प्रतापी शासक कहा जाता है। आशापुरा माता का मंदिर बनवाया, जो कि भड़ोच गुजरात की कुलदेवी हैं। मूलराज प्रथम को हराया, अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, अच्छा इन्होंने किसको रोका था? गोविंद राज ने भी गजनी को ही रोका था, बैरीघट की उपाधि। लेकिन गजनी के अमीर खुसरू शाह को किसने हराया? विग्रहराज चतुर्थ ने हराया। दिल्ली के तोमर तंवर को हराया, और ये ऐसे करने वाले प्रथम थे, इसीलिए इनका काल स्वर्ण काल भी कहलाया जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब इनके कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि ललित विग्रहराज। कौन सा है? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज जो इनका ये ग्रंथ है, इनका दरबारी थे कौन थे? सोमदेव। कौन थे? सोमदेव द्वारा लिखा गया, जिसमें विग्रहराज और मतलब ये विग्रहराज और इनकी एक थी, कौन थी? देसल देवी की प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। ठीक है, विग्रहराज और देसल देवी का। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? ललित विग्रहराज में हमें मिलती है। फिर एक और इनका ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ कौन सा है? दूसरा ग्रंथ है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया है? नरपति नाहला के द्वारा। नरपति नाहला के द्वारा लिखा गया है, जिसमें विग्रहराज और राजमती, ठीक है, ऊपर देसल देवी हैं, यहाँ राजमती हैं, इनकी प्रेम कहानी मिलती है। तो ये इनके दो ग्रंथ थे जो कि ध्यान रखने हैं। एक है ललित विग्रहराज जो कि सोमदेव द्वारा लिखा गया है, एक है बीसल देव रासो जो कि नरपति नाहला द्वारा लिखा गया है। ललित विग्रहराज में इनकी और देसल देवी की प्रेम कहानी है, और बीसल देव रासो में इनकी और राजमती की प्रेम कहानी है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने बात की कि ये प्रथम थे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया, तोमर तंवर को हराया, अमीर खुसरा को हराया गजनी की, इसलिए इनको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इनके बारे में, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में और क्या कहा जाता है? इन्होंने एक नाटक की भी रचना की, जिस नाटक का नाम क्या है? हरकेली नाटक। ठीक है, ये संस्कृत में है। ठीक है, और हरकेली नाटक की इन्होंने वो की, रचना की। इनके समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली लिख देती हूँ, दिल्ली में शिवालिक स्तंभ
अभिलेख मिलता है, उत्कीर्ण किया हुआ है, मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इनका युद्ध होता था बार बार किसके साथ? मलेच्छों के साथ। मलेच्छों के साथ इनका युद्ध होता था और इनको बार बार हराया जाता था। ठीक है, इनको बार बार पराजित किया जाता था। ये दिल्ली के शिवालिक स्तंभ पे लिखा मिलता है, जो कि इन्हीं के टाइम पे उत्तीर्ण हुआ था। अब बहुत फेमस अजमेर में संस्कृत पाठशाला, अजमेर में संस्कृत पाठशाला, जिसको सरस्वती कंठाभरण भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया? मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। इनके सेनापति थे, कौन थे? कुतुब उद्दीन ऐबक। 1198 ईस्वी में आते हैं और संस्कृत पाठशाला को तुड़वा देते हैं और यहाँ पे 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, जो कि मस्जिद ही है। और यहीं पर ही सबसे प्राचीन मंदिर है ये राजस्थान की। और यहाँ पे पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। इसके बाद एक और बातें हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, कि ये बहुत ज़्यादा आश्रय देते थे कवि को, विद्वानों को, इसलिए इनको कवि बांधव भी कहा जाता है। कवि बांधव भी कहा जाता है। किसने कहा है? जयानक भट्ट ने कहा है। किसने कहा है? जयानक भट्ट ने कहा है। और इन्होंने ही जबालीपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया? ज्वालापुर रख दिया। ठीक है, हिंदी में भी मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे, ज्वालापुर रख दिया। इन्होंने ही टोंक के अंदर बीसलपुर या बीसल सागर बांध बनवाया। बीसल सागर बांध जो है वो बनवाया। तो ये था अबाउट विग्रहराज चतुर्थ, या जिनको हम क्या कहते हैं? बीसल देव चौहान। तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव चौहान अमीर खुसरो गजनी के शासक को हराएंगे, दिल्ली के तोमर तंवर को हराएंगे। ऐसे करने वाले प्रथम थे, इसलिए इनका काल स्वर्ण काल कहलाया जाता है। ये PYQ है, दिस इज अ PYQ, अभी पेपर में यह आया था। इनके ग्रंथ हैं, एक है ललित विग्रहराज और एक है बीसल देव रासो। ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा है, बीसल देव रासो नरपति नाल्हा ने लिखा है। ललित विग्रहराज में ये कहा गया है इनकी और देसल देवी की प्रेम जो कथा है उसके बारे में है, प्रेम कहानी है, काल्पनिक कहानी है। और बीसल देव रासो के अंदर इनकी और राजमती की प्रेम कहानी है। हरकेली नाटक इन्होंने लिखा है, दिल्ली के शिवालिक स्तंभ में उत्कीर्ण हुआ इनके समय में, जिसमें ये कहा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं ये हम? विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाएंगे। मोहम्मद गौरी के सेनापति आएंगे, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1198 ईस्वी में इसे तुड़वा देंगे और यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाएंगे। इनको कवि बांधव कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कवियों को, विद्वानों को आश्रय देते थे। किसने कहा है? जयानक भट्ट ने कहा है। जबालीपुर का नाम इन्होंने बदलकर ज्वालापुर कर दिया और टोंक के अंदर इन्होंने बीसलपुर बांध भी बनवाया। तो ये था, अब अच्छा मैं पेज छोड़ना भूल गई। तो ये था अबाउट विग्रहराज चतुर्थ। अब आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। ठीक है, ये अब हम कौन सा नंबर पढ़ रहे हैं? ये अब हम 11 पढ़ रहे हैं। अभी वो संयोगिता वाले पृथ्वीराज नहीं आए हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। ठीक है, इनकी रानी होगी, कौन होगी? सुहुव देवी। सुहुव देवी ने मेनाल में, कहाँ पर? मेनाल में सहुवेश्वर शिव मंदिर बनवाएंगे। सहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, तो बस इनके बारे में तो इतना ही ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पत्नी सुहव देवी, सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाएंगे। अब आएंगे पृथ्वीराज चौहान
तृतीय। ठीक है, 1177 से लेकर 1192 ईस्वी, यही वो अंतिम शासक होंगे जिनके बाद भारत की तरफ से कोई भी हिंदू राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर गुलाम वंश और ये सब चल जाएंगे। स्लेव डायनेस्टी हो गया, लोधी, तुगलक, ये सब आएंगे और उसके बाद फिर अंग्रेज आ जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1166 में हुआ था। कहाँ पर? इनका जन्म जो था वो अहिलपाटन, गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। इनके पिता थे सोमेश्वर। सोमेश्वर, तो ये पुत्र थे किसके? सोमेश्वर। ठीक है, बॉक्स में लिख देती हूँ, कल इसको फिल करेंगे जब रिवीजन करेंगे। और उनकी पत्नी थी कपूर देवी। तो उनके ये पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, लिख ही देती हूँ चलो, सोमेश्वर और पत्नी कौन थी? कपूरी देवी। सेनाध्यक्ष थे इनके, कौन थे? भुवनमल। भुवनमल इनके सेनाध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री थे इनके, उनको कैमास भी कह देते हैं और कदमवास भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये उनके कौन थे? ये उनके थे मुख्यमंत्री और ये थे उनके सेनाध्यक्ष। ठीक है, ये उनके सेनाध्यक्ष हैं और ये उनके मुख्यमंत्री हैं। पृथ्वीराज चौहान जो होंगे, आप देखो 1166 में वो जन्मे हैं और 1177 के अंदर उनका काल बताया गया है। इसका मतलब 11 वर्ष की आयु में वो शासक बन जाएंगे। इनके नाना थे, इनके नाना थे, कौन थे? अनंगपाल तोमर। तोमर दिल्ली वाले, अनंगपाल तोमर। जो अनंगपाल तोमर होंगे तो दिल्ली में लाल कोट किले का निर्माण करवाएंगे। लाल कोट किले का निर्माण करवाएंगे और इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीता और इसका नाम पिथौरागढ़ रख दिया था। तो ये जो लाल कोट किला है, तो पृथ्वीराज चौहान के जो नाना हैं अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में इसका जो निर्माण करवाया लाल कोट किले का। और पृथ्वीराज चौहान जो होंगे तृतीय, वो मोहम्मद गौरी के साथ लड़ेंगे, मोहम्मद गौरी के साथ लड़ेंगे और इसको जीत लेंगे। और इसका जो नाम होगा वो क्या रख दिया जाएगा? पिथौरागढ़। ठीक है, क्या रख दिया जाएगा? पिथौरागढ़ इसका नाम रख दिया जाएगा। अब इनके बारे में और भी कुछ बिंदु हैं जो कि कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कल हमारी ये अजमेर के चौहान भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।